आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट्स। इससे पहले मैंने आपको बड़ा बताया कि एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी अभी क्या था इससे पहले जो पढ़ाया बच्चों कि अगर आप उसमें जो है किसी प्योर सॉल्वेंट में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशंस का कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू प्योर फॉर्म में। सही बात है। जब आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, जैसे पानी है उसमें आप चीनी डालते हैं, तो चीनी जो है वाटर के जाके सरफेस पे बैठ जाती है और नीचे से जब वेपर आना चाहता है वेपर नहीं बनता है। तो जहाँ जहाँ चीनी पानी में नहीं पड़ी होगी वहाँ से वेपर बनेगा तो वेपर कम हो जाएगा। अब सेम चीज़ें हैं, डिप्रेशंस हो गई। अगर आप किसी भी सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो क्या हो जाएगी, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ कम हो जाएगी। उसी से नाम रखा गया है डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो आओ बच्चों देखते हैं डिप्रेशंस। बच्चों स्टार्ट करते हैं डिप्रेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट की, अब जब सॉल्वेंट में आप जो है सॉल्यूट डालेंगे तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगी, यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट्स। तो पहले आप जान लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फिर इसको जो है आपको दिखाता हूँ इसका डायग्राम बना के। आओ, तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे इट इज द टेम्परेचर at which vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to the vapor pressures equal to the vapor pressure of its सॉलिड फेज। ये रहा। अगर लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट्स। बच्चों इसको जो है डायग्राम से, यानी जो है इसको डायग्राम बनाता हूँ तब उससे आपको पता होगा। ये रहा, ये हो गया वेपर प्रेशर्स और इधर जो है टेम्परेचर है। और बच्चों जो टेम्परेचर लेते हैं वो केल्विन में लेते हैं, तो ये टेम्परेचर का है और ये वेपर का है। आपको पढ़ाया था कि अगर कोई प्योर फॉर्म में होगा तो उसका वेपर ज़्यादा बनेगा, तो आपको मैं जो है ये बता दिया कि ये वेपर का है, तो हमेशा वेपर जो है ज़्यादा बनेगा, तो ये वेपर का हो गया, यानी प्योर सॉल्वेंट है। तो देखिए जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, वेपर बढ़ रहा है, तो आपको दिख रहा है, तो कहेंगे प्योर सॉल्वेंट का है। किसका है, यानी लिक्विड स्टेट में प्योर सॉल्वेंट का है। किस अवस्था में है, ये लिक्विड में है। और दूसरा मैं बना रहा हूँ जो सॉल्यूशंस का है, तो आप जानते हैं कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशंस का वेपर कम होगा, तो ये मान लो कम है। आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशंस का ये कम है। जाहिर सी बात है, जब कोई प्योर फॉर्म में होगा तो उसका वेपर ज़्यादा बनेगा, तो वेपर प्रेशर, टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर बढ़ रहा है। और ये जो है आपका वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूशंस का है, नॉन वोलेटाइल जो है इसमें मिला हुआ है, तो कहेंगे ये सॉल्यूशंस का है। सॉल्यूशन का मतलब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला है तो सॉल्यूशंस बना हुआ है। अगर हम कह रहे हैं सॉलिड का वेपर और लिक्विड का वेपर इक्वल हो जाए,
ये चीज़ आपको समझना होगा। तो ये चीज़ देख रहे हैं ना, अगर कोई सॉलिड होता है, जैसे कोई बर्फ़ है तो बर्फ़ भी तो वेपर बना रहा होगा, यानी उसका भी प्रेशर होगा। यानी जब हल्का फुल्का अगर वो मेल्ट होने था तो भाप बनने लगती है, तो इसका मतलब सॉलिड का भी कुछ ना कुछ वेपर बनेगा। तो ये मान लो सॉलिड का है, तो हमने कह दिया ये सॉलिड का वेपर है। ये सॉलिड वाले हैं। तो देखो ये कौन सी अवस्था में है, ये जो है आपका सॉलिड का है, सॉलिड सॉल्वेंट कह सकते हैं। सॉल्वेंट किस फॉर्म में है बच्चों, ये सॉलिड के फॉर्म में है। तो देखो ये वाला सॉलिड वाला वेपर है और ये लिक्विड वाला वेपर, तो कहाँ मिला, ये मिल गया। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पे यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर आप कहेंगे तो देखो मैंने ये आपको लाइन खींचा, तो ये लाइन खींचा आपका, इस लाइन को डॉट कर दो तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हम देख रहे हैं किस पे, टेम्परेचर पे। तो आपको ये पता हो गया बच्चों कि ये वाला जो टेम्परेचर होगा, यानी ये यहाँ पे जो है दोनों का वेपर प्रेशर, यानी प्योर सॉल्वेंट का और सॉलिड का, इस अवस्था पे जो है इन पे जो है बराबर हुए हैं, तो ये पॉइंट कहलाएगी फ्रीजिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट और सॉलिड जो है सॉल्वेंट के फॉर्म, जब सॉल्वेंट सॉलिड के फॉर्म में है तो इसका जो कहेंगे जो टेम्परेचर होगा वो कहेंगे TF, नॉट प्योर फॉर्म में है तो उसको नॉट से कहते हैं। और देखते हैं अगर जो है हम इसको, इस वाले को थोड़ा सा इसको और नीचे मिलाते हैं तो देखते हैं कहाँ ये मिलता है। तो इसको नीचे लाए बच्चों, तो ये देखो ये मिल गया, यानी यहाँ पे मैच किया। तो यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे इस सॉल्यूशन का वेपर और ये सॉलिड का वेपर यहाँ पे भी बराबर है, तो इसका मतलब ये पॉइंट हो जाएगी, यहाँ पे जो है फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो इस टाइम का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा वो किसका होगा, सॉल्यूशन का। तो इसको हम कह सकते हैं TF नॉट है, इसे कहेंगे TF, ये हो गया। तो बच्चों ये जो है आपको दिख रहा था, देखो ये यानी इसका मतलब क्या है, वेपर बढ़ रहा है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो भाई प्योर फॉर्म में वेपर ज़्यादा रहेगा, सॉल्यूशन का नीचे रहेगा, क्योंकि जब नॉन वोलेटाइल उसमें डाल देते हो तो क्या होता है, वेपर गिर जाता है। कुछ ना कुछ तो सॉलिड का होगा, तो ये सॉलिड वाला है। अगर जब टेम्परेचर किसी बर्फ़ को, किसी आइस को टेम्परेचर दोगे तो उसके भी देखो कितना तेज़ बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ाने से इसका वेपर बन रहा है। तो ये देखा गया सॉलिड अवस्था में, और ये प्योर फॉर्म वाला जो सॉल्वेंट है यहाँ पे मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड की और लिक्विड की जब वेपर यहाँ पे सेम हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस टाइम TF है, यानी प्योर फॉर्म में है, और सोल्यूशन वाला ये है। तो अगर एक चीज़ कहा जाए कि अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आप ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम होगी, तो वेपर प्रेशर कम होगी तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाती है, क्योंकि ये रिलेशंस आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट, जब उससे पहले पढ़ाया था कि बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर्स के। तो यहाँ आप कह सकते हैं वेपर प्रेशर्स कम होगी, ये पहले पढ़ा चुका हूँ, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगी वेपर। तो ये रिलेशन आपको पिछले में पढ़ाया था। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू राउट्स। तो यहाँ पे राउट के अनुसार लिखाते हैं, फिर आगे बताते हैं इनका डिफरेंस। यानी जो है अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो इस डिफरेंस में जो है आपको डेल्टा TF आ जाएगा। तो बच्चों आगे चलते हैं इस चीज़ों को लेके कि जो है राउट ने क्या कहा था। तो बच्चों जो मैंने ये बात बताई थी, ये पॉइंट जो है ये NCERT की पॉइंट है, और ये बहुत बार मैंने बोल दिया। क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू राउट्स व्हेन ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड इन दी टू दी सॉल्वेंट। अगर किसी प्योर सॉल्वेंट अगर आप उसमें नॉन वोलेटाइल डालेंगे तो क्या होगा, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीज। सही बात है, उसका प्रेशर कम। जब नॉन वोलेटाइल डालेंगे किसी में, पानी में डालते हैं, अगर आप चीनी डालते हैं तो वेपर प्रेशर गिर जाती है। एंड नाउ वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड्स। इसका मतलब क्या होगा, कह रहे हैं नाउ इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। इसका मतलब सॉलिड के बराबर हो जाएगी, वेपर प्रेशर कम होगी, और उसका वेपर प्रेशर जो है अगर सॉलिड के बराबर हो जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट कम हो जाएगी। तो ये बात सही है, क्योंकि देखिए ये है, अब इसका जो वेपर प्रेशर सॉलिड के फॉर्म में होती है तो इसका मतलब यहाँ पे ये टेम्परेचर को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ इक्वल हो जाएगी तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो जो चीज़ें मैंने बताया था यही पॉइंट NCERT में लिखा हुआ है। अब हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं
क्या एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो इसमें दो अलग अलग हैं, एक टेम्परेचर आपका TF है और एक है TF नॉट। तो TF नॉट क्या होगा, तो कहेंगे TF नॉट जो टेम्परेचर है ये किसका है, कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट का। और TF है कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशंस का, ऑफ द सॉल्यूशंस का। ये रहा। तो इसका डिफरेंस अगर देते हैं तो ये डिफरेंस कहलाएगी। ये डिफरेंस क्या कहलाएगी, इतना जो डिफरेंस होगा इसी को आपको डेल्टा TF कहते हैं। तो देखते हैं, तो कहेंगे डेल्टा TF इजकल टू, इसका मतलब क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ये आगे है तो ये बड़ी वैल्यू, क्योंकि ये लाइन टेम्परेचर की है तो ये बड़ी है ये छोटी है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, TF नॉट माइनस TF। और यही चीज़ें कहलाती है, इसका नाम होता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कितना डिप्रेशन कम हुआ इसी को बोलते हैं। तो इसको डेल्टा TF का नाम क्या हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को तो कहेंगे नोन एज डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये रहा। अब बच्चों इसके आगे आपको हम बताने जा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल चीज़ क्या थी। एक्सपेरिमेंट का मतलब जो है ये वाली बात है, आप कह सकते हैं कि डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M के। M का मतलब क्या, ये है आपका मोलेलिटी। और आप ये भी तो कह सकते हैं कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ क्या बोलेंगे, जो आप मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो कहेंगे इसको कह सकते हैं मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कितने में, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट्स, या सॉल्वेंट 1 किलोग्राम कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो अब क्या कहेंगे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है और किस पे डिपेंड करती है, किसके, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के आइटम्स के फॉर्म में, आयंस के या मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो इसका मतलब एक तरह का ये क्या हो गया, डेल्टा TF हो जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बच्चों ये तुम्हें पता हो गया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो नंबर ऑफ जो सोल्यूट्स होंगे वो सोल्यूट के नंबर ऑफ आइटम पे, पार्टिकल पे, आयंस पे या मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। बहुत सिंपल तरीका है ग्राफ, ये वाली जो है आपका ग्राफ है प्योर सॉल्वेंट में और ये सॉलिड का है, यहाँ मैच किया तो यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगी सॉल्वेंट की। ये यहाँ नीचे लाएंगे, यहाँ इसे मिली, यानी इस पोजीशन पे जो है इसका वेपर प्रेशर इसका बराबर हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट्स, तो ये चीज़ें हो गया। अब आप जो है इसकी इस वाले को उठाते हैं, इसकी प्रोपोर्शनल हटाते हैं। तो इसको मिटा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाता हूँ। तो जो है ये रहा, तो ये रहा बच्चों इसका। अब ग्राफ मिटा देता हूँ, इसके प्रूव कर देता हूँ इसको, इस वाले पॉइंट को फिर से लेता हूँ और उसके बाद इस पे क्वेश्चंस कराता हूँ आपको, ये वाला जो है। तो इसको पूरा मिटा देता हूँ। अब ये आपको पता हो गया कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं KF, तो ये हो जाएगा M। ये तो मोलेलिटी है, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। KF क्या है, इसे कहेंगे कांस्टेंट है। क्या काम, 2-3 नाम है इसका, एक होता है डिप्रेशन कांस्टेंट, कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, एक इसका नाम होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इसका नाम क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। या इसका एक नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट्स, स्पेलिंग देख लेना, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CRYOSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट,
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। CONSTT, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं कांस्टेंट, ये रहा डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसकी यूनिट कर लेते हैं, यूनिट। तो यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑफ KF, तो जो यूनिट उसकी थी वही यूनिट इसकी होगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू M, तो KF इजकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF पान M। तो टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी, टेम्परेचर की यूनिट हो जाता है केल्विन्स, और ये क्या है, मोल अपान जो है, ठीक है। तो मोल हो जाएगा, और किलोग्राम में है तो यहाँ पे हो जाएगा मोल अपान किलोग्राम्स, तो किलोग्राम ऊपर जाएगा तो कहेंगे केल्विन किलोग्राम अपान मोल या मोल इनवर्स, ये कह सकते हैं। अगर इसको एक डिफिनीशन और दे सकते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए बच्चों कि अगर मोलेलिटी 1 हो जाए तो आपको क्या मिलेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट इज इक्वल होता है एक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कब होगी बराबर, जब इसमें जो है, जब आप मिला रहे हैं 1 मोल कह सकते हैं, 1 किलो को सॉल्वेंट कह सकते हैं, या कह दें मोलेलिटी 1 हो जाए। ध्यान देना, अगर 1 मोल मिला रहे हैं तो सॉल्वेंट आपको कहना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि अगर 1 मोलेलिटी हो, ठीक है, तब उस कंडीशंस में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू होती है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के। अब आप जो है कह सकते हैं, क्योंकि जैसे KB था ऐसे यहाँ KF है, तो ये अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग KF होगी, यानी ये जो है कह सकते हैं कि ये डिफरेंट होती है। तो इसका मतलब KF किस पे डिपेंड करेगी, अलग अलग जो है सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगी। तो कह सकते हैं डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये कह सकते हैं इट डिपेंड्स, या कहेंगे इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट में। बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि ये नेचर पे डिपेंड करेंगे। जब आप NCERT में जाएंगे तो चाहे KB हो या KF हो, यहाँ आपको डिप्रेशन पढ़ा रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा रहे हैं तो आपको ये कहेंगे KF है। तो अलग अलग होता है, वाटर का अलग होगा, अल्कोहल का अलग होगा, बेंजीन का अलग होगा, ठीक है, ईथर का अलग होगा, तो सबका अलग अलग है। तो इस पर क्या कहेंगे, ये नेचर पे डिपेंड करती है। तो एक चीज़ तो ये हो गया, ठीक है। तो आप जो है इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, जैसे ये है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन लगेंगे, इसी को थोड़ा सा मैं और मॉडिफाइड करता हूँ। चलो तो इसको मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद जो है थोड़ा मॉडिफाइड करता हूँ, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। तो जैसे बच्चों इस पर क्वेश्चंस लगाना हो तो ये काम करिए, इसको मोलेलिटी जो है, ये M का मतलब क्या है, मोलेलिटी है, मोलेलिटी है। तो इसको अलग से पढ़ लेते हैं। हमने आपको पढ़ाया था सॉल्यूशन के शुरू में मोलेलिटी के बारे में, तो क्या पढ़ाया था आप याद करो, मोलेलिटी मैंने इसे पढ़ाया था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट्स, इधर लिखा था, और ये किस पार्ट हमने बताया था, ये पार्ट सोल्यूट का है, इजकल टू स्मॉल m W ग्राम में अपॉन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ मैंने 1000 से किया था, ठीक है। और ये वाला पार्ट हमने कहा था सॉल्यूशंस का है, ये पढ़ाया था आपको फार्मूला। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा, तो m इजकल टू हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेंगे छोटा w इंटू 1000 अपान ये जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट है ना, इसको हम स्मॉल m से, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं, लेकिन आगे भी हम बताएंगे आपको, या m लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट्स, ठीक है। m इजकल टू क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लिया m मॉलिक्यूलर वेट, और ये हो जाएगा w जो है ग्राम में। तो इसको थोड़ा बड़ा W कर दो, ये रहा।
अब इस वाले फार्मूले को यहाँ m के जगह पे पुट करते हैं। जब m की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये निकल के आएगा, क्योंकि मोलिलिटी को तो आपका हो जाएगा डेल्टा, क्या बन जाएगा, इसको जब यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू M, क्या कहेंगे, छोटा w इंटू 1000 अपान मालिकुलर वेट्स, मालिकुलर वेट को हम स्मॉल m कह देंगे, यहाँ पे आगे हम चल के इसको स्मॉल m कहेंगे, इंटू, ठीक है, ये w है और w भी ग्राम में रहेगी, ध्यान रखना ये भी ग्राम में रहेगी। ये फार्मूला आपको हमने उसी से पुट करके कर दिया। अब ये क्या क्या है अलग अलग, जैसे ये आप तो पता है ये चीज़ें, ये आपको पता ही है w क्या है, तो आप लिख सकते हैं छोटा w, मतलब हो गया वेट कहेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, किस में लेंगे, इन ग्राम में, ग्राम में। m ये मालिकुलर वेट है, इसको m कह रहे हैं, m मालिकुलर यहाँ ब्रैकेट में m लिख दिया तो फार्मूला हमेशा m लिखेंगे। तो ये क्या होगा, कहेंगे मालिकुलर वेट है, किसका होगा, ऑफ सोल्यूट का है, ठीक है। ये w जो है ना, ये जो होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट का होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट का होगा, ये किस में दिया होगा, इन ग्राम में। ये बातें आपको पता होना चाहिए, इससे आपका क्वेश्चंस लग जाएगा। तो मैं पहले क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर इसके बारे में कुछ आगे चलता हूँ। तो ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का जो है एग्जाम्पल है 2.9 का, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला कुछ नहीं, ये फार्मूला आपको पढ़ा चुके हैं, ये फार्मूला मोलिलिटी का है। अब आपको यही फार्मूले को याद रखना होगा, जो भी क्वेश्चन दिया होगा आप इसे निकाल सकते हैं। तो इस पर 2 क्वेश्चंस कराते हैं, इसको मिटा देता हूँ। मेरे पास सवाल है, सवाल कौन सा है, सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है मेरे पास ये। तो इस सवाल को मैं कराता हूँ। तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर है 2.9, ठीक है, एग्जाम्पल है, ठीक है, 2.9 है, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, कह रहा है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 is mixed with 600 gram of water. Calculate पहला पॉइंट है फर्स्ट ए में, कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशंस, और बी में कह रहा है, ये बी वाला है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। ये 2 पार्ट में है, ठीक है बच्चों। ये एनसीईआरटी का मैंने नोट कर लिया था, तो एनसीईआरटी आपका है। अब जो जो कह रहा है उस चीज़ को आप करते हैं, जो जो दिया है। चलो देखते हैं। पहले बात तो इथाइलिन ग्लाइकॉल्स ये है, तो कितना दिया है इसको नोट कर लीजिए। तो आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल्स जो है ये डब्ल्यू छोटा दिया है 45 ग्राम, तो ये नोट कर लिया आपने। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल का मालिकुलर वेट पता होना चाहिए, क्योंकि यही मिलाया गया है। तो मालिकुलर वेट हमने इसको स्मॉल m से कहा था, किसका, C2H6O2। तो एक कार्बन का 12, तो 12 इंटू 2, एक हाइड्रोजन का 1 तो इंटू 6, एक ऑक्सीजन का 16 तो 16 इंटू 2, तो ये अगर 12 दूना 24, ये हो जाएगा 6 प्लस 32, तो 6 4 10, ये 2 यानी 62 आ जाएगा। तो मालिकुलर वेट हो गया 62। कह रहा है कि इतना ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर भी दिया है, तो इसको बड़ा डब्लू माना था, तो बड़ा डब्लू हो गया आपका 600 ग्राम। आप कह रहा है कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी इसका मतलब आपसे पूछ रहा है डेल्टा TF क्या होगा, तो निकाल लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं दिया, वैसे हमेशा पानी का दिया रहता है, क्या, KF जो है ये निकालना है, और KF हमेशा दिया रहता है। यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन जब आप
नीट या जेईई मेंस एग्जाम देंगे तो वहाँ देगी, आपको चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू एनसीईआरटी में दिया है, कितना दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये दिया रहता है, ठीक है, ये दिया रहता है। चेक करते हैं इसको, तो कैसे लगाएंगे आप, कहेंगे डेल्टा टी एफ इजकल टू के एफ। अब यहाँ पे सॉल्व करना, क्योंकि ग्राम व्राम की बात कर रहा है तो आपको वही लगाना हो, क्या कहेंगे, छोटा w इंटू 1000 अपान मालिकुलर वेट्स, स्मॉल m मान लो सोल्यूट का, इंटू w। ये हमें निकालना है ए वाला पार्ट, यानी ए पार्ट यही है, डेल्टा टी एफ निकालना है। तो के एफ हमारा दिया है 1.86 इंटू कितना दिया है 45, कितना दिया है 1000, ये पहले से फार्मूले में है। ये दिया है आपका 600, और ये m आपका जो है ये आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है 62 होता है, ये दिया है, क्योंकि पूछा क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप ये रख लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 2 0 यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1.86 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18.6 इंटू 45, ये आपको करना पड़ेगा। तो करीब करीब हो जाता है 8837, और ये है 6 दूनी 12 और 6 36, 36 1 37, यानी 372। इसको डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट आ जाएगा 225 केल्विन्स, इतना आ गया। ये तो भी आपका आया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन आपका बी वाला जो है कुछ नहीं है, बी बस इसी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए आपको पता हो गया, बी वाला पार्ट आपको निकालना है। तो बी में क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्वेंट। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया बच्चों कि डेल्टा टी एफ इजकल टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपकी बड़ी थी, कह रहे थे टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये था। ये कितना आपका आया है 2.25, और ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी आपको पूछ रहा है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट्स। इसका मतलब जो है प्योर फॉर्म में जो इक्वस होगा वाटर है, देखो मिक्स विथ ये एक वाटर, तो वाटर की जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है, ये सॉल्वेंट प्योर है तो इसका दिया रहता है, जो जिसका होगा तो कितना होता है 0 सेंटीग्रेड या फिर 273। तो आप कह सकते हैं अगर किताब में इसको लेते हैं तो ये करीब करीब 273.15 के होता है ये, और जनरली हम याद करते हैं 273 करके, तो पूरा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, दिया है 273.15 माइनस टी एफ। तो माइनस टी एफ को इधर ले आएंगे तो इसमें से आप सब्सट्रेट कर दीजिएगा, तो हो जाएगा 273.15 माइनस 2215। ये इसको आप घटा सकते हैं जैसे मान लो अगर कोई दिक्कत लगे तो ऊपर नीचे करके घटा सकते हैं। तो ये रहा, ये कितना है 2.25, तो ये हो जाएगा 10 में से 0, 5 5 में 0, ये बचेगा 11, तो आ कहेगा 2, तो 9 2 11, ये हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 0, तो यानी 2 आपका आ जाएगा, जो आपका टी एफ आ जाएगा वो आएगा 270.90 इतना केल्विन। तो ये आपका बी वाला पार्ट हो गया, ए वाला पार्ट ये हो गया। तो आपको बच्चों ये जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, ए वाला पार्ट का आंसर ये हो गया और बी वाला जो पार्ट का आंसर ये हो गया, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूरे क्वेश्चंस जेईई मेन में या नीट में आते हैं, नीट यूजी में आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इसके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, इंटेक्स है, या फिर आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं, इनके क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं नीट में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट सवाल पे आता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास ये जो है नोट है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करा देता हूँ, ये एनसीईआरटी का ही है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चंस को मैं एक बार, ये भी एग्जाम्पलर का सवाल है, तो ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल का ही है। ये है 2 पॉइंट यानी 10 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है।
कह रहा है 1.00 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute dissolved in 50 ग्राम ऑफ बेंजीन lowered the freezing point of benzene by the freezing point depressions constant of benzene is 5.12 Kelvin kilogram mole inverse. Find the molar mass of the solute. Find the molar mass of solute. मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये रहा। जो जो दिया है बच्चों उसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। ये क्वेश्चंस हैं। क्या क्या दिया है, कह रहे हैं कि इतना ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल्स, तो इसका मतलब W दिया है 1 ग्राम। डिजॉल्व में इतना ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी इसका मतलब ये बेंजीन है, बड़ा W मान लिया हूँ। ऑफ द लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन इतना, यानी जब इसको मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गई, इसका मतलब यह हो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF दिया है, इतना K दिया है। कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ये दिया है, आपका KF भी दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कह रहा है फाइंड द मोलर मास, यानी स्मॉल m पूछ रहा है, तो इससे निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो फार्मूला है उस पर रख दीजिए। तो क्या फार्मूला आपके पास है, यह है डेल्टा TF इजकल टू KF इंटू छोटा w 1000 डिवाइड बाई स्मॉल m इंटू W, ये ग्राम में। इस पर रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। क्या क्या दिया है, डेल्टा TF दिया है, कितना है 0.0, ये KF आपका ये भी दिया है 5.12, छोटा W ये 1 ग्राम है, ये 1000 डिवाइड बाई स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट्स, ये निकालना है आपको, ये निकाल लीजिए। ये दिया है कितना है 50, ये दिया है। ये इससे आप काट सकते हैं, ये कट जाएगा। 5 से इससे काट सकते हैं, तो 5 दूनी 10, ये 0, ये हो जाएगा। तो m इजकल टू हो जाएगा आपका, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, पॉइंट यहाँ आएगा, ये हट जाएगा। 2 से कर दीजिए, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। डिवाइड बाई है 0.0, ये ठीक है। अगर यहाँ से इसको हम हटा के, ये पॉइंट हटा के यहाँ हटा देते हैं तो ये आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, अगर 2 ऊपर आ जाएगा आपका 1024 डिवाइड बाई 4, 2 से, ये 5 1 2, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचम 10, 2 छक्का 12, यानी 256। तो m इजकल टू 256 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो ये इसका आपका आ जाएगा। सिंपल सा सवाल आता है बच्चों, बहुत छोटा सा सवाल आता है, आपने देखा होगा कि जो है इस पे क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं। तो ये नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को लगाना हो तो बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। और एक और जो हम आपको रिलेशंस बताते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका, मिटा देता हूँ।
अगर KB और KF में जो है अगर आपको जानना चाहते हैं तो एक रिलेशंस और होती है, जैसे KF इजकल टू होता है R, ठीक है, इंटू M इंटू TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H, यानी KF इजकल टू होगा, ठीक है, KF इजकल टू होता है M, KF इजकल टू R इंटू M, TF स्क्वायर 100, ये डेल्टा फ्यूजन। इसको जो है आप चाहे कैपिटल M मानिए, चाहे इसको आप M1 मान लीजिए, NCERT में इसको M1 माना है। ये क्या क्या है, KF तो आपको पता है, ठीक है, कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन करें, मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट है। R क्या है, एक तरह गैस कांस्टेंट, तो लिख लीजिए क्या क्या है, तो कहेंगे R जो है गैस कांस्टेंट है, ठीक है। M1 क्या होती है, इसे कहेंगे मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का मोलर मास है, चाहे स्मॉल 1 M से कहो चाहे M1 कर लो, ये मोलर मास है, कैपिटल M1 मान लिया है जैसा NCERT माना है। डेल्टा TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। डेल्टा फ्यूजन यानी डेल्टा बीच में लिखा है तो इसे बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट। जैसे ये टेम्परेचर है ये, तो इसमें किस में लेंगे, इसको केल्विन में लेते हैं, ठीक है, ये केल्विन में लेंगे। एंथैल्पी ऑफ का फ्यूजन हो गया, ठीक है, सॉल्वेंट का है। तो अगर जो है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आए थे, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया हो, ठीक है, मान लो ये दिया है, ये दिया है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का पूछ लेता है, तो ये फार्मूले जो है कभी वैसे बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आपको कभी कोई पूछता है तो इसको यूज कर सकते हैं। सेम चीज़ें जैसे ये हैं, ऐसे सेम चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, आप KB के लिए, तो कह सकते हैं KB इजकल टू, यहाँ लिख सकते हैं, तो कहेंगे KB इजकल टू सेम R इजकल टू, यहाँ भी आप कहेंगे M1 इंटू, यहाँ कहेंगे TB स्क्वायर अपान 1000 इंटू, यहाँ पे जो आप कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन था तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो इसको भी आप ये यूज कर सकते हैं बच्चों। ये सेम चीज़ें वहाँ भी हैं, जैसे वहाँ जो बताया था यही चीज़ें आप यहाँ बता सकते हैं। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, M1 जो है सेम वही, जैसे मोलर मास यहाँ है तो मोलर मास यहाँ रहेगा, तो मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट का है, ठीक है। TB है, जैसे वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट था तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट किस में लेंगे, इसको केल्विन में। ये डेल्टा जो है वेपराइजेशन है, तो कहेंगे एंथैल्पी ऑफ क्या कहलाती है, वेपराइजेशंस कहलाती है। ये कभी कभी इस पर सवाल आ सकता है, वैसे बहुत कम ही है, बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन बाकी जो आपने पढ़ा है उस पर क्वेश्चंस आते हैं और आते रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपका ख़त्म हो गया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट क्या रहा, तो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है। अब आपको रह गया है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स, ठीक है। तो आपको जो है ऑस्मोटिक प्रेशर्स मिलेगा।